दोस्तों, इस दुनिया की ट्रैवलिंग में आज भी सबसे बड़ा रोल शिपिंग इंडस्ट्री का है। और चाहे इस दुनिया में ट्रैवलिंग कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी शिपिंग इंडस्ट्री ही आज तक इस दुनिया की पूरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के पीछे है। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो चाहे पैसेंजर्स और नेवी फोर्सेस तक, आज भी शिपिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। एक शिप को समंदर में अपना सफर स्टार्ट करने से लेकर अपनी मंजिल पोर्ट तक पहुंचने तक सिर्फ समुद्री तूफान या लहरों से ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोगों से भी बचना होता है जो कि इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और वो हैं पायरेट्स। ये लोग हजारों सालों से अपना काम सरंजाम देते आ रहे हैं और हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को 16 अरब यूएस डॉलर्स का लॉस होता है। और ये सिर्फ फ्लाइट डिलेज होने की वजह से ही नहीं, बल्कि इन पायरेट्स की वजह से भी होता है। और आज के टाइम पर सोमालियन पायरेट्स का नाम सुनते ही शिप के क्रू मेंबर की तो मानो जान ही निकल जाए। ये लोग सोमालियन सी, गाडाफुई चैनल और गल्फ ऑफ एडन से गुजरने वाले शिप्स को टारगेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, गल्फ ऑफ एडन वो जगह है जहां से एशिया और यूरोप के दरमियान की ट्रेड का 50% हिस्सा वहां से किया जाता है। अफ्रीकन्स पॉवर्टी के मारे इन शिप्स को निशाना बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अवैस। टुडे वी गोना टॉक अबाउट पायरेट्स, समंदरी लुटेरे। दोस्तों, पायरेट्स ऑफ सर्बियन सीरीज को देखने के बाद लोग इन पायरेट्स में इंटरेस्ट तो जाहिर करते हैं, मगर वो लोग इनको सी हीरोज समझने लगते हैं। लेकिन असल में ये लोग सबसे खतरनाक विलेन के तौर पर सामने आते हैं। आप शायद किसी फंसे हुए समंदरी तूफान से तो बच सकोगे लाखों कोशिशों के बाद, मगर इनसे बचना नामुमकिन है। दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन से आज तक की दुनिया में 50% ट्रेड होती है और फिर आगे स्विस कैनाल से होते हुए शिप्स यूरोप से एशिया की तरफ जाती हैं, मगर इनमें ज्यादातर फ्यूल से भरे हुए शिप्स होते हैं। दोस्तों, इन पायरेट्स का मिशन ये होता है कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट शिप्स को पकड़ें जिसमें क्रू मेंबर्स कम से कम होता है। और फिर एक बार अगर शिप इनके हाथ आ जाए तो फिर ये लोग कंपनीज से भारी तावान की डिमांड करते हैं। और कुछ अहम नहीं कि कंपनीज इनको चंद हजारों डॉलर्स देकर अपने अरबों की मालियत के गुड्स को बचा लेती हैं। पहले तो ये लोग आर्म बोट्स का यूज किया करते थे, मगर अब एडवांस्ड दौर के साथ साथ ये लोग भी एडवांस्ड होते जा रहे हैं। बड़े बड़े वेपन्स, बड़ी बड़ी वेसल्स, मोटर बोट्स वगैरह। ये लोग सबसे पहले इन शिप्स के नज़दीक जाते हैं और फिर इस हुक के जरिए से ऊपर चढ़ते हैं। इन लोगों का निशाना होता है इस शिप का कैप्टन, जो कि इस शिप का ऑनरेबल स्टाफ होता है। और ये लोग या तो कैप्टन को अगवा कर लेते हैं या फिर ये लोग इस शिप को ही किसी अननोन प्लेस तक ले जाते हैं। ये लोग किसी शिप पर बहुत थोड़ी तादाद में नहीं, बल्कि इनकी तादाद हजारों में भी रिकॉर्ड की गई है। एक कैप्टन का काम एक शिप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं, बल्कि इसकी सेफ्टी भी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, पायरेट्स अगर एडवांस्ड हो सकते हैं तो क्या शिप्स इनसे बचने के लिए कुछ नहीं करते? तो दोस्तों, जिस तरह पायरेट्स एडवांस्ड होते चले आ रहे हैं, इस तरह इनसे बचने के लिए शिप्स टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती जा रही है। दोस्तों, जब भी किसी शिप पर अटैक होता है तो सबसे पहले उसका कैप्टन अपनी करीबी कोस्टल सिक्योरिटी ऑफिस को फ़ोन करता है और फिर इसके बाद कैप्टन शिप की स्पीड को बढ़ा देता है। और स्पीड बढ़ाने की वजह ये नहीं होती कि पायरेट्स इन तक पहुंच नहीं पाएंगे। स्पीड बढ़ाने की वजह ये होती है कि ज़्यादा स्पीड होने की वजह से शिप से प्रोड्यूस होने वाली लहरों की वजह से पायरेट्स को शिप के करीब आने में मुश्किल होती है। और फिर जब तक कोस्टल सिक्योरिटी वहां पर पहुंच नहीं जाती, तब तक कैप्टन समेत तमाम क्रू मेंबर उन पायरेट्स का वक्त ज़ाया करते हैं। और फिर इस काम के लिए कई सारे एडवांस्ड मेथड का यूज़ किया जाता है और इनमें से सबसे पहला है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन्स तकरीबन तमाम ही शिप्स में लगे हुए होते हैं और इस मेथड को पायरेट्स के खिलाफ सबसे इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। और इस तरह की नोजल शिप के चारों तरफ लगी हुई होती, सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन तक पानी को हाई प्रेशर से फायर करने के कैपेबल है। और ये पानी इतना ज्यादा है कि एक एवरेज साइज स्विमिंग पूल सिर्फ 10 मिनट्स में ही पानी से भर सकता है। और इस पानी का प्रेशर 175 PSI होता है, यानी एक गाड़ी के टायर में भरी जाने वाली हवा से 10 गुना ज्यादा। और जब इतना ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से पायरेट्स के ऊपर पड़ता है तो वो उनको बोट से गिरा देता है। और ये इतना ज़्यादा प्रेशर वाला पानी एक मोटर बोट को उलटने के लिए काफ़ी है। इस मेरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी वाटर फायर गन को अंदर बैठे क्रू मेंबर्स एक जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहे होते हैं और इनको ऑटोमेटिक मोड पर भी किया जा सकता है। और इतने ज़्यादा प्रेशर वाले पानी से बचने के लिए या तो पायरेट्स इस शिप से दूर चले जाते हैं या फिर इनका टाइम वेस्ट होता है जिसमें वो अपने आप को संभालते हैं। नंबर 2 पर आते हैं ये वाटर फायरिंग व्हील्स, जो कि गिने चुने शिप्स में लगे हुए होते हैं, जिनका काम शिप्स के पास आई बोट्स में पानी भर देना होता है, जिस वजह से उस बोट की स्पीड कम हो जाती है और वो शिप से पीछे रह जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं पी ट्रैप। ये बहुत ही लंबे लंबे पाइप्स होते हैं जिनके साथ वायर्स लगी हुई होती हैं और जब पायरेट्स अटैक होता है तो इन पी ट्रैप्स को समंदर में छोड़ दिया जाता है। जब पायरेट्स अपनी मोटर बोट से नज़दीक आते हैं तो उनकी बोट का प्रोपेलर इन वायर्स में फंस जाता है, जिस वजह से वो अपना सारा टाइम अपनी बोट को रिपेयर करने में गंवा देते हैं। और दोस्तों, नंबर 4 पर आता है एल रेड। अगर फुल फॉर्म में कहें तो लॉन्ग रेंज एक्वेटिक डिवाइस।
ये डिवाइस एक ऐसी साउंड वेव जनरेट करती है जिसे सुनते ही इंसान इससे दूर भागना चाहता है और इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये कुछ इस तरह की आवाज़ जनरेट करती है। इस साउंड की पिच इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान इसे सुनते ही दूर भागना चाहता है और इंसान इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसको सिर्फ पायरेट से बचने के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि ये डिवाइस प्रोटेस्टर्स को भी भगाने के लिए यूज़ होती है। नंबर 5 पर है इलेक्ट्रिक फेंस। इसे अटैक के वक्त जल्दी से अप्लाई कर दिया जाता है और इसमें इतना ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं होता कि जिससे कोई इंसान मर जाए, मगर इसे पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता और अगर इसे हर वक्त अप्लाई किया जाए चिप्स पर बैठने वाले परिंदों की भी मौत हो सकती है और इसलिए इन्हें जल्दी से फोल्ड कर दिया जाता है। और अब दोस्तों मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे बहरी जहाज़ की स्टोरी जो इन पायरेट्स का बहुत बुरा निशाना बना था। साल 2009 शिपिंग कंपनी एलेमामा मैर्ज़िक की एक शिप ओमान से कीनिया की तरफ जाने के लिए रवाना हुई और सोमालियन सी में इन पर 1000 से ज़ायद सोमालियन पायरेट्स ने हमला किया और क्रू मेंबर्स को बहुत बुरी मुश्किल में डाल दिया। और ये इन 200 सालों में पहली बार हो रहा था कि पायरेट्स ने एक अमेरिकन शिप पर हमला किया हो और इस शिप में 21 क्रू मेंबर्स थे जिनमें कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स भी शामिल थे। क्रू ने पायरेट्स को रोकने के लिए फ्लेयर्स भी फायर किए और क्वार्टर कैनन का भी इस्तेमाल किया और बैड लक 2 सोमालियन पायरेट्स ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। कंट्रोल रूम में जाकर शिप का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और कैप्टन समेत सारे क्रू मेंबर्स को होस्टेज बना लिया। कैप्टन को गन पॉइंट पर लाइफ बोट में बिठाया और कैप्टन को किडनैप करके भाग निकले। इन पायरेट्स की डिमांड थी $2 मिलियन और इसके बदले में वो कैप्टन को वापस करेंगे। दोस्तों लाइफ बोट में बहुत ही कम फ्यूल होता है और इसलिए वो पायरेट समंदर में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे और नेवी हेलीकॉप्टर ने इनका पीछा किया ताकि इनको कोस्ट तक ना पहुंचने दिया जाए और अगर वो कोस्ट तक पहुंच गए तो सोमालिया जैसी करप्ट कंट्री में इनका मिलना नामुमकिन था और इनकी कंपनी ने एक हेलीकॉप्टर भेजा जो कि लो हाइट पर फ्लाई करके एक विंड स्टॉर्म पैदा कर रहा था और इससे पानी की लहरें बोट को कोस्ट पर जाने से रोक रही थी और फिर एक अमेरिकन शिप को इनके रास्ते में खड़ा कर दिया गया। अब इनका यही मकसद था कि पायरेट्स का वक्त जाया किया जाए तब तक जब तक लाइफ बोट का फ्यूल खत्म ना हो जाए और एट लास्ट 80 घंटों के बाद पायरेट्स बातचीत करने के लिए राजी हो गए। इनकी डिमांड थी इनको सोमालिया कोस्ट तक पहुंचने दिया जाए वरना वो कैप्टन फिलिप्स को जान से मार डालेंगे। इस बोट में 3 पायरेट्स और एक कैप्टन फिलिप्स थे और अगर नेवी ने कोई भी गलत कदम उठाया तो कैप्टन की जान भी जा सकती थी और अब नेवी वालों ने 3 स्नाइपर्स मंगवाए और कहा कि 5 किलोमीटर की दूरी से एक साथ ही तीनों पायरेट्स को शूट किया जाए और पोजीशन सेट करने में और सही मौके के इंतजार में कई घंटों लग गए और आखिरकार वो तीनों एक ही साथ स्नाइपर्स के हत्थे चढ़ ही गए। तीनों को एक ही साथ मारकर कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को बचा लिया गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।